हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज फिर हम एक बार वीडियो लेकर आए हैं प्राचीन काल के वैदिक सभ्यता के हिस्से से। इस बार हम इसमें वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चन आंसरों को। जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, वैदिक सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कुल मिला के पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वैदिक काल कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 भाग। 2 कौन कौन से हैं? एक तो ऋग्वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये 2 भाग हैं। चलिए हम इसी में जान लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो है वो उनका काल का समय क्या था। तो देखिए ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये इसके भाग हैं, और इनका पीरियड जो है ऋग्वैदिक काल का 1500 ईसा पूर्व से 1000 है, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है। तो अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर वैदिक काल का समय था। तो उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो देखिए आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, और भारत में सबसे पहले वो सैप्त सैंधव प्रदेश नामक एक स्थान पर बसे थे आकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाती है। तो आर्य जो थे उन्होंने जो सभ्यता निर्मित की थी उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वैदिक सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वैदिक सभ्यता कैसी थी। तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। तो आर्य जब रहते थे भारत में, जिन्होंने वैदिक सभ्यता का जनक माना गया है, तो इस वैदिक सभ्यता में देखें तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, और ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामणी कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? क्वेश्चन है ग्राम का मुखिया कहलाता था, तो ग्रामणी कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अभी मैंने बताया और ये क्वेश्चन आ भी गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व का प्रधान कहलाता था। तो विश्व का प्रधान जो होता था वो विश्वपति कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेनानी का कार्य था, सेनानी का कार्य था तो सेना का संचालन करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है सेना का संचालन, यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजपुरोहित का प्रमुख कार्य था। तो देखिए राजपुरोहित का मतलब क्या होता है? जो राजा के लिए पुरोहित हो, अर्थात पुरोहित को तो सामान्य तौर पर हम पंडित के रूप में जानते ही हैं कि पंडित अर्थात पुरोहित है। तो ये राजा का जो पंडित होता था वो क्या काम करता था ये पूछा आपसे। तो राजपुरोहित का प्रमुख कार्य था धार्मिक कार्य करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है धार्मिक कार्य, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजा का सारथी कहलाता था। तो राजा का सारथी जो था वो सूत कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है सूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। तो गुप्तचर विभाग का अधिकारी जो था वो बाघदुग था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोचर भूमि का अधिकारी कहलाता था। जो गोचर भूमि थी उसका जो अधिकारी कहलाता था वो बाजपति कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बाजपति इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। ऑप्शन नंबर ध्यान रखें कि वैदिक सभ्यता में जो अपराधियों को पकड़वाने का काम करता था या अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था वो उग्र कहलाता था। उग्र इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अर्थात राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी था तो वो था बाघदुग। बाघदुग हाँ, उग्र है नहीं, ग्रामणी है नहीं, सेनानी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बाघदुग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, न्यायपालिका का स्पष्ट उल्लेख किस काल में नहीं मिलता है? तो वैदिक काल में न्यायपालिका का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है
वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, तो राजा को कौन सलाह देती थी? सभा और समिति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी सभा और समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो सभा है यह वर्तमान में राज्यसभा की तरह कार्य करती है। उस टाइम पे राज्यसभा की तरह कार्य करती थी ये सभा, और समिति जो थी ये लोकसभा की तरह कार्य करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे अगला क्वेश्चन ये रहा, सभा किन लोगों की संस्था थी? तो आगे क्वेश्चन, तो सभा जो थी ये श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की एक संस्था थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, समिति किसका प्रतिनिधित्व करती थी? तो समिति जो थी वो किसका प्रतिनिधित्व करती थी? वो करती थी सामान्य जनता का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 10 राग युद्ध का वर्णन किस वेद में है? तो 10 राग युद्ध जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। अब 10 राग युद्ध क्या है? देखिए आप इसके बारे में 10 राग युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लें कि देखिए एक तरफ एक राजा थे और एक तरफ 10 राजा थे। तो एक जो ये राजा थे इन्होंने इन 10 राजाओं को हरा दिया और ये एक जो राजा थे ये जीत गए। इसी को 10 राग युद्ध कहा जाता है। और ये 10 राग युद्ध जो था, इस युद्ध में ये सुदास नाम के जो राजा थे वो जो सुदास नाम के राजा थे वो जीते थे। और वही राजा वो एक थे जो अकेले खड़े होकर लड़ रहे थे, वो एक राजा उनका नाम था सुदास। तो वो सुदास ही जीत गए थे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी पर लड़ा गया था, जिसे वर्तमान में यह रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। 10 राग युद्ध का वर्णन किस वेद में है? तो ए यजुर्वेद, सॉरी ऋग्वेद नहीं है, यजुर्वेद नहीं है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद ये ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो 10 राग युद्ध परुष्णी, जिसे कहते हैं रावी नदी, इस पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राग युद्ध में विजय राजा था, तो जो राजा जीते थे वो सुदास थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋग्वैदिक समाज में वर्णों की संख्या थी। तो ऋग्वैदिक समाज जो था उसमें 4 वर्ण थे। ऋग्वैदिक काल में समाज में जो 4 वर्ण थे उनका कार्य जो था वो कार्य के आधार पर उनका विभाजन था। मतलब जो 4 वर्ण थे उनको बांटा गया था ऋग्वैदिक काल में, तो उनके कार्य के आधार पर बांटा गया था। किंतु उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था चेंज हो जाती है। तो उत्तर वैदिक काल में जो 4 वर्ण होते हैं वो अब जन्म के आधार पर हो जाते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे वो एक तो ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो ये पुरुष सूक्त भी 10वें मंडल, पुरुष सूक्त भी आपके ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। इसी में गायत्री मंत्र है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ऋग्वेद में मैं ये बता दूं कि ऋग्वेद में ही सबसे ज़्यादा इंद्र का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आर्यों का समाज था, तो आर्यों का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, समाज की सबसे छोटी इकाई थी, तो समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी, कुल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुल का मुखिया कहलाता था कुलुप, इसका बी इसका राइट आंसर है, कुलुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ यज्ञ में भाग लेती थी? तो आपको सिर्फ हाँ और ना में उत्तर देना है, सही या गलत में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ जो थी वो यज्ञ में भाग लेती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन था? तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह नहीं होता था ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी, तो विधवा जो थी वो विवाह कर सकती थी। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऋग्वैदिक काल में विधवा जो थी वो अपना विवाह कर सकती थी, तो इसलिए क्वेश्चन था विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी, विधवा विवाह की प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर 31 कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, कि विधवा विवाह की प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, तो वो प्रचलित थी, ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में घोषा, लोपामुद्रा, अपाला आदि प्रसिद्ध थी। तो देखिए घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, ये तीनों की तीनों, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, ये तीनों की तीनों एक योद्धा तो नहीं थी, रानी भी नहीं थी, नर्तकी भी नहीं थी, नर्तकी भी नहीं थी, ये विदुषी थी, विद्वान थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है विदुषी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ये विदुषी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विवाह के समय पिता द्वारा दिया गया उपहार कहलाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जब विवाह हो जाता था किसी पुत्री का, तो उसका पिता जो उसे जो भी धन देता था वो स्त्री धन कहलाता था। तो यहाँ क्वेश्चन था कि विवाह के समय पिता द्वारा दिया गया उपहार कहलाता था, तो ये स्त्री धन कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो आर्य क्या करते थे? तो आर्य मुख्यतः पशुपालन और कृषि करते थे, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये ध्यान रखना, ग्रामीण सभ्यता इसी कारण कही जाती है क्योंकि यहाँ पे पशुपालन एवं कृषि सबसे ज़्यादा मुख्य व्यवसाय देखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे जाना जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक जो है वो कणाद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आर्यों का प्रिय पशु था। तो आर्य जो थे वो हाथी को पशु नहीं मानते थे, फिर ऊँट भी नहीं था, भैंसा भी नहीं था, या भैंस भी नहीं थी जिसे कहते हैं, भैंस भी नहीं थी, भैंसा अलग होता है, भैंस भी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है घोड़ा। घोड़ा जो था वो आर्यों का प्रिय पशु था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता था। तो आर्य जो थे उनका प्रिय देवता जो था वो इंद्र था। कौन सा था? इंद्र सबसे प्रिय पशु था। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता जो था वो इंद्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, काले लोहे को क्या कहा जाता था? तो काले लोहे को श्याम अयस कहा जाता था, श्याम अयस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तांबे को क्या कहा जाता था? तो तांबे को लोहित अयस कहलाता था। तांबा लोहित अयस कहलाता था वैदिक सभ्यता में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लोहित अयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दूर तक व्यापार करने वाला व्यापारी कहलाता था। तो जो दूर दूर तक व्यापार करता था वो पणी नहीं कहलाता था, श्रेणी नहीं कहलाता था, सेठ नहीं कहलाता था, वो कहलाता था वणिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका राइट आंसर आप पणी लगाइएगा। मुझे लगा ये पणिक होगा, लेकिन वो वणिक लिख रखा है, तो यहाँ पे पणी अलग है, वो वणिक। देखिए इसका राइट आंसर वी हो जाएगा, ए नहीं होगा। जो ए बता रहा था वो मुझे लगा पणिक लिखा है, लेकिन वो पणिक नहीं है, पणी अलग से लिखा हुआ है, उसके पीछे क्या नहीं लगा हुआ, तो वो वणिक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बी। पणिक कहलाता था लेकिन वहाँ वणिक है, ध्यान दिया मैंने, पणी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वैदिक काल में लेन देन की प्रमुख प्रणाली थी। तो वैदिक काल में जो लेन देन की प्रमुख प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय थी। अब वस्तु विनिमय क्या होता है? देखिए वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि आप एक वस्तु के बदले में दूसरी, एक पहले वस्तु देंगे तो उसके बदले में दूसरी वस्तु लेंगे, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब सिंपल सा कह सकते हैं कि वस्तु के बदले में वस्तु देना या लेना। ठीक है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वस्तु विनिमय। वैदिक काल में लेन देन की प्रमुख प्रणाली थी, तो ये थी वस्तु विनिमय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋण पर ब्याज लेने वाले को कहा जाता था। तो देखिए ऋण पर जो ब्याज लेता है वो तो सूदखोर कहलाता था उस टाइम पे, तो वैकनाट उस टाइम पे कहलाता था, लेकिन वर्तमान में सूदखोर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देवताओं एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता माना जाता था। तो देवताओं और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थ माना जाता था वो अग्नि मानी जाती थी। कौन मानी जाती थी? अग्नि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रमुख देवता कौन बन गए? देखिए ऋग वैदिक काल में इंद्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रमुख देवता जो बने वो बने थे आपके प्रजापति। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ का विशेष महत्व था? तो उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ का विशेष महत्व था? तो देखिए जो राजसूय यज्ञ है इसी का महत्व था। तो ये राजसूय यज्ञ जो था इसमें क्या होता था, जो राजा के लिए यज्ञ होता था ना वही राजसूय यज्ञ कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, राजसूय यज्ञ, यही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार बना। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक क्रम के आधार पर थी। किसके आधार पर? क्रम के आधार पर। लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल आया, इस उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण की व्यवस्था बनी वो जन्म के आधार पर हो गई। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हल्के फाल को क्या कहा जाता था? तो हल्के फाल को आपको सीरा कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सीरा। हल्का जो फाल होता था, हल्के फाल को क्या कहा जाता था? तो हल्का जो फाल होता था वो सीरा कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखिए सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कपिल हैं। कौन है? कपिल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कपिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कपिल। चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। आप हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आप हमारे साथ इतनी देर के लिए जुड़े। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।